मैम मैंने आपकी फोटो गूगल पे देखी थी। कहाँ पर गूगल पे देख ली? मैम वो कल ना मैं ऐसे सर्च करी तो मैंने आपका ना नाम सर्च किया, फिर अवंती फेलोज में जाके ना मेरे को आपकी फोटो मिली। आपको भेजू? हाँ यार, मेरे को तो खुद नहीं पता। ओह हाँ माय मैं गॉड, आई एम सोचा था भेजने फेमस। की। अभी यू आर भेजू? ब्यूटीफुल। नहीं ओए, पढ़ ले। अभी हाँ भेज। ठीक है। हाँ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन चलो। मैम, मैम आप आप फेमस होगी। आप फेमस। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैं सारा क्रेडिट खुद को देना चाहूंगी। सब भाड़ में जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यस। बहुत बढ़िया, मुझे नजर ना लग जाए। रुक जाओ, मैं अपनी नजर उतार लूं। पैसे खुद ही जेब में रख लूं, अपने ही है, कल चाय पीने के काम आएंगे। चलो पढ़ते हैं। आज क्या करना है हमने? सैटरडे सैटरडे क्या करते हैं हम? सैटरडे को पार्टी तो करते नहीं, करते ही है। मैम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम। बेसिकली अपना टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो 1000 करोड़ साल पहले हमने मेजर टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करी थी। वो खत्म नहीं हुई अभी। वो खत्म नहीं हुई भाई, वो बहुत ही लंबी है, लेकिन आज हम उसे खत्म करके छोड़ेंगे। या तो मेजर टेस्ट खत्म होगा या भैया हमारी हिम्मत, देखते हैं क्या खत्म होता है। तो आज हम मेजर टेस्ट की डिस्कशन को इसको खत्म करेंगे। सेकंड मेजर टेस्ट की डिस्कशन हम तब करेंगे जब सितंबर में आपका मेजर टेस्ट आएगा, ठीक है? उससे पहले मैं तुम्हें थकाऊंगी, राइट? अभी हम इस वाले मेजर टेस्ट की डिस्कशन करते हैं। सो आई थिंक वी वर एट द क्वेश्चन नंबर 148 सिनर्जिस्ट पे। यही थे हम लोग। मैम। अरे तुमको कल का खाना खाया याद ही नहीं रहता, तुम्हें कतई याद होगा कौन से क्वेश्चन पे थे। अगर मैम मैं इसी तुम्हें में थे ना, मुझे याद है। चलना झूठी। सच्ची मैम। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? अयो मैम। चलो तो हम इसको आज पूरी हम प्रण लेते हैं कि आज हम इसको खत्म करेंगे। सब मान लो, एक तो ना कपड़ा बांध लो सर पे। मैं नहीं बांधूंगी, मेरे ऑयल हो रखा है ना, तो खराब हो जाएगा, मुझे धोना पड़ेगा। अरे धोने से याद है, बारिश बारिश रुक गई वहां पे? तुम ठीक हो सब? ठीक है? तो तुमने वहां बारिश रोक के हैदराबाद कैसे भेज दी? यहाँ नहीं रुक रही अब। मत क्या करो यार ऐसा, तुम्हारी मैडम भागी तो सोचो, है ना? सो पता नहीं कैसे तुमने ट्रिक करा है बादलों को कि भाई वहां जाओ, बट अब बादल यहाँ आ गया, सो वी आर हैविंग रेन। चलो एनीवेज, तो और स्टार्ट तो करते हैं अच्छी हम बात लोग। है, बारिश हो अरे म्यूट कहाँ से करना है इसको, ये बताओ मुझे। शीतल को म्यूट करे पहले तो, बोलती रहेगी नहीं तो। रही। गलत बात है मैम। गलत तो है ये वैसे, देखो पहले मैं खुद को को होस्ट करूँ, जैसे ही बोलेगी यहाँ से म्यूट कर देंगे, ठीक है? डन। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके? सो आइए। सिनर्जिस्ट आर सिनर्जिस्ट, शट अप। सिनर्जिस्ट वाला, अब ये जो था ये एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल्स थे ना, जिसकी प्लोइडी हमने मेंशन करी थी। तो एम्ब्रियो सेक की वो जो प्लोइडी हमने लिखी थी, एनसीईआरटी का कौन सा पेज है? पेज नंबर जल्दी। 10। पुरानी बुक वाले, पुरानी बुक बेटा होलो एनसीईआरटी। एम्ब्रियो सेक बनाया था, वहां पे एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पर सिनर्जिस्ट सेल्स है। 26 नंबर पेज। 26 नंबर पेज में, राइट? तो वहां पे हमने सब सेल्स की पोलाइटी लिखी थी ना, तो सिनर्जिस्ट की पोलाइटी क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, ठीक है? डाइप्लॉइड नहीं था, पोलिटिस में से सेल, राइट? टू न्यूक्लियस फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस पिलाते, सिर्फ वो डाइप्लॉइड था, राइट? सो प्लॉइडी इंपॉर्टेंट है ना, उसको अंडरलाइन कर लो, वहां पे हमने तब भी करा था। नाउ विच पार्ट, अब हाथ खड़े करने हैं सबने, ठीक है? नाउ विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कट एंड टाइड ड्यूरिंग वेसेक्टोमी? तो वेसेक्टोमी के टाइम में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसको हम काटते हैं और फिर उसको ऐसे गांठ लगा देते हैं? राजकुमारी? मैम वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, राइट? वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस हो सकता है, राइट? गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज यूरेथ्रा? राजकुमारी? कशिश, व्हाट इज यूरेथ्रा? नीता, व्हाट इज यूरेथ्रा? बहुत बढ़िया। किसी को पता व्हाट इज यूरेथ्रा? हाँ सूर्यांश बता बेटा। कॉमन ओपनिंग फॉर सीमेन एंड यूरिन। किडनी से जो पाइप। बेटा वो किडनी से जो पाइप निकली थी ना, वही पाइप से पिटेगा अब तू मुझसे। दो निकलती हैं, कितनी बार बताऊं तुझे? टटर, यूरेटर। आवाज नहीं आ रही है। यूरेटर निकलती है किडनी से। अब आ रही है? आ रही है ना? तेरे वहां पे हर्ष सिग्नल ठीक हुआ? हेलो?
नो मैम। हाँ लग रहा है, या तो सिग्नल ठीक नहीं हुआ या ये बच रहा है। बेटा यूरेटर किडनी से निकलती है और यूरेथ्रा थी जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सुरांश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कॉमन पैसेज। वेरी गुड सुरांश। सेमिनल वेसिकल इज व्हाट? हर्ष मैम क्या? हर्ष हो तुम? हर्ष चल, इसकी आवाज नहीं आ रही। राजकुमारी बताओ। मैम पूछा मेरे से कुछ? कुछ नहीं बेटा, रुक जा अब। हाँ राजकुमारी, ये है हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। हाँ ग्लैंड है जो हमारी सिक्रीशन सिक्रीट करता है। तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है सूर्यांश? बर्नर्स ग्लैंड। अच्छा बर्नर्स ग्लैंड होता है बेटा, ड्यूडेनम में होता है वो। कॉपर्स ग्लैंड होता है। कॉपर्स ग्लैंड। कितना खुश हो गए। अरे क्या हो गया, मैंने ड्यूडेनम और टेस्टिस को मिला दिया है बस, और क्या हुआ है। वो भी बर्नर्स ग्लैंड नहीं होता, ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। मेरी बायो भी खराब करा के मानोगे क्या? मुझे कोचिंग लेनी पड़ जाएगी कहीं से। मुझे ये बताओ, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है या अनपेयर्ड होता है, सिंगल ग्लैंड होता है? रिया पेड। बेटे सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर्ड होता है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो अनपेयर्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स में मेल के केस में बोलूंगी तो कितने हो गए? 5। 2 है जो पेयर्ड है, यानी कि ये 4 हो गए, ये सॉरी 1 2 3 4 5, टोटल ग्लैंड 5 है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर 5 है, जिसमें से 2 पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। क्लियर है ये बात? यो मैम। नाउ जिसने पढ़ा नहीं है ना उसको इतनी समझ नहीं आएगा, बता देना अगर नहीं समझ आया तो। Now, with respect to the bacteriophage, so raise your hand और मुझे ये बताओ what is a bacteriophage? हरीश बहुत बढ़िया, हाथ पीछे कर लिया तूने। शीतल what is bacteriophage? बेटा जल्दी बता दी, आज भी खत्म नहीं हो पाएगा नहीं तो। सूर्यांश Virus infected bacteria is called bacteriophage. हाँ, virus that infect bacteria only। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज, आप करेक्ट सीक्वेंस बताओ, करेक्ट को अंडरलाइन करके टिक करो। आप बताओ हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में सीक्वेंस क्या थी? तो हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, सॉलिड प्रूफ था। कौन से पेज नंबर पे हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट? इसके लिए हाथ खड़ा नहीं करना है, ऐसे ही बता दो। 101। 101 ठीक है, दूसरों की बुक में अलग हो सकता है, तो वहां पे उसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में कशिश? मैम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, तो यहाँ इन्फेक्शन है, यहाँ इन्फेक्शन है, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? मैम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, ये रहा ब्लेंडिंग, यहाँ तो ब्लेंडिंग है नहीं। और लास्ट स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफिकेशन। सो आंसर वुड बी सी। तो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा, सिर्फ स्टेप पूछे। देखो ये पीवाईक्यू है ना, तो एक्सपेरिमेंट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डायग्राम करके जाने। जिसने एनसीईआरटी करी थी वो ये आराम से कर सकता था, वो 149 भी आराम से कर सकता था, और वो 148 भी कर सकता था, राइट? जिसने नहीं पढ़ी थी उसकी गलती है। नाउ इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर थ्रू, तो जिंजर से बेसिकली स्टेम होती है, तो इसके अंदर आपको नोट्स दिखते हैं, तो इसकी नोट्स के पास कोई स्ट्रक्चर होता है जिससे रूट्स निकलती है और स्टेम निकलती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं सूर्यांश? राइजोम। राइजोम, वेरी गुड। सो शुरू राइजोम और किस किस को जन्म देता है? एक तो हमने इसको पढ़ा है जिंजर में, और मतलब इसके एग्जांपल्स? हाँ तब शायद शुरू तुमने ज्वाइन नहीं किया था। हमने कैसे याद किया था राइजोम का, कि मान लो तुमको जुकाम है, तुम क्या खाओगे? काढ़ा बनाओगे, पानी में डालोगे अदरक, दैट इज जिंजर, और मैम उसमें ये आप मुझे थोड़ा पता है ऐसे भी, पर हाँ बता बता, मैं वैसे रिवाइज करा रही थी तुमको। बनाना और टर्मरिक में। हाँ जिंजर और टर्मरिक डालेंगे, एक सेकेंड, सही बोला तुमने, जिंजर और टर्मरिक डालेंगे, काढ़ा बनाएंगे, लेकिन पीने के बाद मुंह कड़वा हो जाएगा ना, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा सा बनाना खाएंगे और शुगर केन लेंगे, गन्ना, राइट? तो ऐसे 4 एग्जाम्पल हमने इसके याद करे थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, गुड। नाउ विच इज फॉल्स अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन? अब ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन में, बट हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा, ठीक है?
तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन में ये आपके क्लीवेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ना. व्हाट इज द क्लीवेज? क्लीवेज माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? माइटोसिस. माइटोसिस होता है. यस, ये सिर्फ आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलता है ना. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो क्लीवेज इज नथिंग बट द माइटोसिस. अब ये कह रहे हैं माइटोसिस कब होगा कि देखो जब जाइगोट बनेगा, सब ध्यान से देखना, तो जाइगोट मूव करता है फेलोपियन ट्यूब से, है ना. जब वो मूव करता है फेलोपियन ट्यूब से तो उसमें डिवीजन होती रहती है, फिर फाइनली जाके वो यूट्रस के अंदर लग जाता है, फिर आगे की फर्दर डिवीजन होती है. तो मुझे बताओ जो ह्यूमन का एग होता है जाइगोट, क्या उसके अंदर योक होता है? हर्ष, हरीश? नो मैम. हाँ, उसमें हम ऐसे कहते थे लिटिल और नो योक. क्यों? क्योंकि योक का काम क्या होता है, जैसे मुर्गी का अंडा है उसके सेंटर में योक होता है ना. जब वो एग दे देती है तो वो बेबी जो एग है उसमें बेबी डेवलप होता है. तो जो डेवलप हो रहा है बेबी, उसको वो न्यूट्रिशन थोड़ी दे सकती है बाहर से, उनके बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है ना प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड का. तो योक अंडे के अंदर इसलिए होता है जाके जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो योक से वो खाना खा सके. एक तरह से वो टिफिन बॉक्स है. लेकिन जब ह्यूमन के केस में फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चे को प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू खाना देती है. जो पका पकाया खाना देती है ना उसको हर बार, तो उसको योग की जरूरत नहीं होती है. तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर योग होता है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि देखो अगर तो योग होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ योग होता, तो योग एक तरफ हो जाता है और बाकी का सेल डिवाइड करता है. योग ना कभी डिवाइड नहीं करता. तो जितने भी क्लीवेज होते हैं ना सेल के अंदर, वो उस रीजन में होते हैं जहाँ पे योग नहीं है. तो यहाँ डिवीजन है, नीचे सब ऐसे का ऐसे रहता है. लेकिन ह्यूमन के केस में तो पूरे अंडे में योग होता नहीं है. ठीक है, जो योग सैक बनता है ना उसके अंदर कुछ खास योग नहीं होता, इसमें ना के बराबर हम मानते हैं. तो वो पूछ रहे हैं कि ऑर्डर क्या रहता है. तो देखो ह्यूमन के केस में सबसे पहले जो डिवीजन होती है ना, तो इमेजिन करना दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है. अब इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन जाती हुई दिखेगी. दिस डिवीजन इज नोन एज मेरिडोनियल. तो सबसे पहली जो क्लीवेज होती है ना वो मेरिडोनियल होती है. किसके केस में? ह्यूमन के केस में. अब इसके 3D में इमेजिन करना है कि अगर बॉल है तो यहाँ से कट लगा है दोनों तरफ. ठीक है, तो बॉल दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है. तो ह्यूमन के केस में फर्स्ट क्लीवेज कैसी होती है? कैसी होती है? मेरिडोनियल. हाँ, मेरिडोनियल. मेरिडोनियल. और सेकंड कैसी होती है? सेकंड क्लीवेज होती है बिल्कुल सिंपल वाली जो हम जनरली पढ़ते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल वाली कैसी होती है? टुवर्ड्स द इक्वेटर. ये होती है ना. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो फर्स्ट क्लीवेज का जो प्रोडक्ट होगा ऐसे होगा और नेक्स्ट क्लीवेज ऐसे होगी. समझ आई? तो इट इज लाइक 90 डिग्री पे होती है सेकंड क्लीवेज. क्लियर हुआ? या मैम. इसके बाद की क्लीवेज आपको नहीं पढ़नी है, हायर ग्रेड्स में आती है. पर ये 2 पॉइंट याद रख लेना. अब ऊपर जाके क्वेश्चन समझते हैं. देखो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं व्हाट इज फॉल्स अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन. गलत ढूंढना है अपने, गलती ढूंढनी है. क्लीवेज इन ह्यूमन आर होलोब्लास्टिक, स्लो एंड एसिंक्रोनस. होलोब्लास्टिक का मतलब है कि पूरे एग में कोई योक नहीं है तो पूरे में क्लीवेज हो जाएगी. ये बात सही है? या मैम. हाँ, ये प्रोसेस स्लो होता है. कितने भी यूकैरियोटिक सेल है ना, जब भी उनमें क्लीवेज वगैरह होती है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि जल्दी में गड़बड़ी हो सकती है ना, इसलिए ये प्रोसेस स्लो होता है. एंड एसिंक्रोनस है, बिल्कुल एक तरीके की सिंक्रोनी थोड़ी है. पहले वो मेरिडोनियल हो रही है, फिर वो इक्वेटोरियल हो रही है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टली हो रही है जिसे हम इक्वेटोरियल भी कहते हैं. सो एसिंक्रोनस होती है ये. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट सही है, मुझे ढूंढने गलत. तो अपने नोट्स में वहां लिखो, लिखो वहां पे ह्यूमन क्लीवेज. ठीक है, वहां पे लिख लो कैसी होती है क्लीवेज. 3 पॉइंट्स बना लो, होलोब्लास्टिक, स्लो, एसिंक्रोनस. लिखा? लिखा? यो मैम. नाउ फर्स्ट क्लीवेज प्लेन कैसा होता है? मेरिडोनियल. या इक्वेटर लिखा है ना, तो ये गलत हो गया. सेकंड क्लीवेज प्लेन इक्वेटोरियल होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं. राइट? क्लियर है सबको? तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी होगी गलत. नाउ द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलिस्टिडा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. याद करो कि अगर ये यूट्रस है तो फेलोपियन ट्यूब में जब हमारा एग आ रहा होता था, हमको याद है उसके आसपास जोना पेलुसिडा लगी रहती थी ना. जब वो जोना पेलुसिडा से बाहर निकलता था तब जाके वो इम्प्लांट होता था. तो जोना पेलुसिडा प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन. दैट इज करेक्ट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द ट्रोफोब्लास्ट सेल सीक्रेट एचसीजी व्हिच प्रिवेंट कॉर्पस लूटियम फ्रॉम रिग्रेशन, मतलब टूट जाना. सो आपको याद है कि जब इम्प्लांटेशन होती है तो जो जाइगोट होता है हमारा,
ब्लास्टुला जिसको कहते हैं, इसमें बाहर सेल की लेयर बनती है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर एक सेल का गुच्छा बनता है जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है एचसीजी, ये सही बात है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ये इंश्योर करता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ओवरी के अंदर वो वैसे का वैसा रहे तब तक जब तक प्लेसेंटा पूरा नहीं बनता, राइट? सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? Yo-yo, ma'am. तो आंसर वुड बी बी। B. ये हाँ, अभी भी क्या कंफ्यूजन है तेरे को जो कह रहा है बी? कॉन्फिडेंटली बोल। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये आपके नोट्स अपडेट कर गया। लिख लिया ना सबने? Yo-yo, ma'am. Next. Asexual reproduction is sometimes disadvantageous. Now this is a risky question क्योंकि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया था, उसने पूछा डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं पूछा। तो वहां लिखो नोट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉपी लेके बैठा करो अगर नहीं लेके बैठे तो, क्योंकि नोट्स अपडेट तो करना ही है। यहाँ पे लिखो एडवांटेजेस और यहाँ लिखो डिसएडवांटेजेस। कंपैरिजन बहुत आता है। पहला कह रहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिवेंट करता है एनिमल को फ्रॉम मूविंग अराउंड टू फाइंड मेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, कि कोई एनिमल आसपास घूम नहीं सकता और अपना मेट सिलेक्ट नहीं कर सकता और ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, ऐसा कुछ नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके हाथ पर थोड़ी बांध रहा है, तो दिस इज नॉट समथिंग जो लेना देना इससे। अलाउ एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग क्विकली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये सही बात है, ठीक है, और बहुत जल्दी बनते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये भी सही है, लेकिन ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? एडवांटेज। हाँ तो Disadvantage. बेटा एडवांटेज है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर्ष, एक ऑर्गेनिज्म मैम एक बैक्टीरिया बार पहले भी क्वेश्चन आया था, आपने डिसएडवांटेज बोला था तो। नहीं हो ही नहीं सकता, डिसएडवांटेज कैसे हो गया, एडवांटेज हुई। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा मेरे को बता डिसएडवांटेज कैसे हुई, ये तो उसकी एडवांटेज हुई ना कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, एडवांटेज मैम नहीं। रिसोर्सेज पे ज्यादा लोड पड़ेगा ये सब। तो फिर वो क्वेश्चन में क्या पूछा था ये देखना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हो सकता है उन्होंने रिसोर्सेज पूछा हो, मुझे क्वेश्चन दिखा दियो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा। देख अगर ज्यादा वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज जल्दी कम होंगे, सो मुझे एक बार क्वेश्चन दिखाना उसमें पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा और नुकसान क्या है। तो हमें इतना पता है उसका फायदा ये है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जल्दी से बन जाते हैं, उसका नुकसान ये है वेरिएशन नहीं आती, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन दिखाना, पर ये नहीं हो सकता मैंने ऐसा बोला, क्वेश्चन दिखा दियो मुझे। सो अलाउ एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग क्विकली, ये उसकी एडवांटेज है, यहाँ पे लिखना बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सेव टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट तो बनते नहीं है, टाइम भी बच गया और एनर्जी भी बच गई, तो ये एडवांटेज हुई डिसएडवांटेज? एडवांटेज। एडवांटेज। सी पॉइंट भी यहाँ आएगा, हाँ सी पॉइंट भी याद आएगा। डी इज प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, तो वेरिएशन नहीं आती, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। मैम फिर इसमें एवोल्यूशन नहीं होगी? नहीं यही तो प्रॉब्लम है उनके साथ, एवोल्यूशन नहीं होती है उनके अंदर रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्या होता है जैसे हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं ना उसका स्ट्रेन चेंज हो गया, तो वो म्यूटेशन से चेंज होता है सिर्फ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो करते नहीं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब कर रहे हैं ना तो उससे म्यूटेशन नहीं आती, ठीक है, इवोल्यूशन नहीं होती है। बस हाँ उनके सेल में म्यूटेशन हो जाती है एनवायरमेंट से, तो उसमें जो इवोल्यूशन होती है वो देखने को मिलती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन नहीं होती कभी, ठीक है। यो मैम। नाउ तो आंसर में हमें ढूंढना था डिसएडवांटेज, मिल गया आपको डिसएडवांटेज, यो मैम। तो आंसर वुड बी डी, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ लिखना, इस पॉइंट को यहाँ लिख लेना, एबीसी मैंने लिखा तुम लाइन लिखना पूरी, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया, लो डन। Yo-yo, ma'am. अब देखो which one of the following is correct sequence, which one of the following is a correct sequence of structural gene in lac operon, करेक्ट ढूंढना है मुझे। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब होता है वो जीन जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करेगी, ठीक है। तो लैक ओपरॉन को हमने कौन से निमोनिक से याद किया था? जया। नहीं, Zaya. स्टार्टिंग जया बच्चन इंडियन पोस्ट ऑफिस। इंडियन पोस्ट ऑफिस गई जया बच्चन, और जया का हमने जे को हटा के जी कर दिया था, है ना। तो स्ट्रक्चरल जीन जो थी हमारी ये थी, तो आंसर वुड बी बी। मैंने कहा था ना उस टाइम सीक्वेंस आते, कौन से पेज नंबर पे दे रखा है ये पिक्चर दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे, कौन सा पेज नंबर है? 117। अंडरलाइन करो उसे,
सिर्फ सीक्वेंस पे आ गए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, मैच द कॉलम ए कॉलम बी और करेक्ट ढूंढना है, हमेशा चेक कर लिया करो, ढूंढना क्या है, सत्य ढूंढना है आपको। हाँ बेटा कशिश बोल। नो मैम, गलती से हो गया था। सॉरी, क्या बोला ठीक इसने? था। सॉरी मुझे समझ नहीं आई। हम कह रही है गलती कि से हो गया गलती से ऐसा हो बोला। गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो हमने ऊपर ही करा था, राइजोम किसके साथ मिलेगा? जिंजर। Ginger. यस। और ट्यूबर? पोटैटो। पोटैटो। क्यू इज ए, तो बी का आर देख लेते हैं हम लोग, बी का आर, आर ये रहा बी का। अरे आंसर तो इसी में हो गया यो मैम। है ना, एक ही से हो गया। तो दो ऑप्शन ढूंढो और ढूंढ लिया करो, मिल जाता है आंसर। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोड ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड बनाना मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स को इकट्ठा करना, बहुत सारे पेप्टाइड को इकट्ठा करने से बनता है हमारा प्रोटीन। तो तुमसे पूछ रहा है ट्रांसलेशन के लिए सीक्वेंस पूछ रहा है, तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? प्रोटीन किसके DNA बनेगा से। बेटा? प्रोटीन डीएनए से बनेगा, उसको क्या चाहिए होगा प्रोटीन को? अमीनो एसिड। एमआरएनए की स्ट्रैंड की रीडिंग से बनेगा ना, और एमआरएनए बनेगा डीएनए से। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा अपना? DNA। डीएनए। डीएनए तो डी और बी नहीं सकता। अब डीएनए के बाद क्या बनेगा, एमआरएनए या फिर पहले टीआरएनए? mRNA। एमआरएनए। एमआरएनए फिर अमीनो एसिड, बीच में इसने टीआरएनए ऐड कर लिया क्योंकि एमआरएनए को रीड करने के लिए टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो आंसर वुड बी ए। समझ आया? नीचे आइए। नाउ ये जो प्रोसेस है, ये सीक्वेंस है, इसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कौन से पेज नंबर पे दे रखी है? बना रखी है नीचे को, लेफ्ट साइड पेज पे नीचे होगी। हाँ 28। देखो, उसने सेंट्रल डोग्मा मेंशन नहीं करा, उसने क्रिक मेंशन नहीं करा, उसने डायग्राम नहीं दिया, फिर भी क्वेश्चन उससे ड्राइव किया है। इसको कहते हैं कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाला जाता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आया है, लेकिन सीधा क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रॉन्ग रिगार्डिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो अपने को गलत वाला ढूंढना है, गलती ढूंढनी है, ठीक है? डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर ये है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में लाइंस लिखी है, बताना कौन से पेज नंबर पे लिखी है? वहां लिखा है ये पहली लाइन, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कहां लिखा है? मैम 97। 97, ठीक है? तो पेज नंबर 97 खोलो। अब ये ना बहुत रिस्की है, जब भी तुम्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा हो ध्यान से पढ़ना, टी को अंडरलाइन कर लेना, टाइड लिखा है या साइड लिखा है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3 चीजें, टी से 3, that is sugar, phosphate group and nitrogenous base. So DNA is made up of 2 polynucleotide chain, ये बात सही है। Backbone of DNA is constitute sugar and nitrogenous base, ये सही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नाइट्रोजनस बेस की जगह क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। Phosphate. ये तो गलत हो गया। नाउ द टू चेन आर एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये सही है? Yes, ma'am. ये हो गया। ठीक है, तो ये गलत है, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। द पिच ऑफ ए हेलिक्स मतलब वो एक बार घूमा है तो उसने एरिया में कितने बेस पेयर आते हैं, ठीक है? तो द पिच ऑफ एन हेलिक्स इज 3.4 आर्मस्ट्रांग, ये होता है? नहीं। नो मैम। आर्मस्ट्रांग की वैल्यू क्या है? लिखा है वहाँ 10 10 to the power -9। -10। पिच ऑफ ए हेलिक्स 30 3.4 नैनोमीटर, 34। दैट इज 34 आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे यूनिट का गड़बड़ था, ये लिख लो पिच ऑफ ए हेलिक्स के लिए, ठीक है? सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। हमें ढूंढना क्या था? रॉन्ग ना, राइट? सो आंसर वुड बी जिसमें बी और डी हो, बी और डी है, आंसर वुड बी डी, ठीक है? सात्विक, पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, जो मेजर टेस्ट रहता था ना उसका, ओके? लो सात्विक, आवाज आ रही है? अरे मौन व्रत में चल रहा लगता है, चलो कोई बात नहीं। आइए, एजर्शन रीजन करने का तरीका क्या था?
दो स्टेप में करते थे हम। पहला क्या था? दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे पहले। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है हमें। और सेकंड क्या था? हम बीच में बिकॉज या क्योंकि। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। गुड। सो असर्शन की स्टेटमेंट है टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन बट लेटर डिसेंड, नीचे हो जाती है, इनटू द स्क्रोटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में चली जाती है। ये बात सही है? सत्य है? नो मैम। नो मैम। सत्य नहीं है? क्यों? हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं। तुमने ऐसा पढ़ा ही नहीं? मैम सही है। क्रिप्टोक्रिटिज्म नहीं पढ़ा था? क्रिप्टोक्रिटिज्म, ये कंडीशन नहीं बताई थी? नो मैम। व्हेन, कोई ना, व्हेन टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटम, जब वो स्क्रोटम में जाने से फेल हो जाती है, ऐसा नहीं होता, इनफर्टिलिटी हो जाएगी उस केस में, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म, कि बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ है कि टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हुई है। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन, इस पे क्वेश्चन आता है नीट में। अगर पीवाईक्यू लगाया है और तुम्हारे कम से कम नहीं तो 6 से 7 टेस्ट हो चुके हैं सिर्फ इस चैप्टर पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने क्रिप्टोक्रिटिज्म वर्ड ही नहीं देखा पीवाईक्यू में। सिर्फ तुमने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं पता होगा। तो मुझे ये तो नहीं याद कि ये मैंने एग्जैक्ट वर्ड कराया था या नहीं, पर मुझे इतना पता पीवाईक्यूज में तो ये आया है, तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। पर अगर नहीं है तो आप अपडेट कर लो, कोई ना। तो मैं बता देती हूँ क्या होता है मेल के केस में, कि कुछ पॉइंट्स है देख लेना, कि जो मेल फीटल होता है उसमें ड्यूरिंग कौन सा मंथ होता है प्रेगनेंसी का? ड्यूरिंग 7th मंथ। तो जो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, ध्यान से देखना। जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर होते हैं कौन से? लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल रिलीज कर देते हैं हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं? ये करा देते हैं टेस्टिस को मूव टू स्क्रोटम। स्क्रोटम जो उसका बाहर का सैक होता है ना, पैकेट, उसके अंदर मूव करा देते हैं। ठीक है, सो ये होता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर ना हो तो क्रिप्टोक्रिटिज्म हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये होता क्यों है? रीजन ये है, इसके होने का रीजन है क्योंकि टेस्टिस को चाहिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम। कितना कम चाहिए टेम्परेचर? 2.5 2.5 2 to 2.5 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए ना उसको, तो इसलिए वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये उसका रीजन है। कौन से पेज नंबर पे ये रीजन लिखा है? 27 43 27 या 43 है ना, वहां लिखा भी है टेस्टिस डिसेंड होती है। ठीक है जी। सो अब ऊपर आते हैं हम लोग, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट थी टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन, बिल्कुल ओरिजिनेट होती है। लेटर डिसेंड हो जाती है स्क्रोटम में, टेस्टोस्टेरोन के अंदर, बिल्कुल होती है। ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, अभी फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं ना। तो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल टेस्टिस के सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है, तो बीच में लिख लो बिकॉज, या फिर हिंदी में लिख लो क्योंकि। टेस्टिस ओरिजिनेट होती है एब्डोमेन में और बाद में वो स्क्रोटम में जाती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं। ये उसका रीजन था या उसका रीजन कुछ और था? टेस्टिस कुछ और था शायद। डिसेंड होती है स्क्रोटम के अंदर ताकि बॉडी के कंपैरिजन में वो कम टेम्परेचर में सरवाइव करे। ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर से दूर जाना चाहती है, इसलिए एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाती है। ओके, सो वो रीजन था, ये रीजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी। बी। हाँ बस, तो ये कंफ्यूजन हो सकती है ना कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तभी तो वो नीचे आई है, वो उसका मैकेनिज्म हो गया। लेकिन रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो चाहती थी एब्डोमेन के अंदर जो टेम्परेचर है उससे वो दूर हो जाए, इसलिए वो डिसेंड होती है। क्लियर? यो मैम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये काफी आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये आया है, इसको यहीं पे हम नोट में लिख लेंगे। द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। अगर आपको याद है, जब मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराई थी, तो मैंने बताया था कि एक एमनियन बनता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होगा और बेबी यहाँ ग्रो करेगा। ठीक है, एमनियन था और एक कोरियन, अलग अलग लेयर्स कराई थी, एलेंटॉइस, एनियोक्सेक, याद है आपको?
Yes, तो ma'am. ये पूछ रहा है एम्ब्रियोन, You. एम्ब्रियोन किससे ड्राइव होता है, दैट इज एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इसको नोट की तरह लिख लो कहीं, इतना ही, यहाँ जहाँ पे इतना एक्स्ट्रा आएगा उसको बस उतना ही नोट कर लिया करो, ठीक है। ये इसकी जरूरत नहीं थी, काफी ज्यादा वो है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसे इतना लिख लो, ओके। Yes. नाउ हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल, किसका एक्सपेरिमेंट था वो? Hershey. Yes. ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग टू ऑक्कर, तो अगर तुम्हें ग्राफ्टिंग याद है, तुमको याद है एक हमें प्लांट चाहिए जिसकी जो रूट से अटैच हो, इसको हम क्या बुलाते थे? Stop. स्टॉक। किसने दिया आंसर? Stop. आंसर इसने दिया था पहले, Ria. वेरी गुड रिया। और जो दूसरा हम स्ट्रक्चर लाते हैं जो इस स्टॉक के ऊपर लगाते हैं, उसे क्या बुलाते हैं? Sion. स्कियोन, स्कायोन, स्कियोन, राइट। सो रूट्स तो पहले से लगी होनी चाहिए तभी आप ग्राफ्टिंग कर पाते हो। ये कह रहे हैं क्या चीज नेसेसरी है, देखो सबसे ज्यादा नेसेसरी है कि ये दोनों जब जुड़े ना तो इनके बीच में पानी और खाने की मूवमेंट हो पाए, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इनका कंबाइन हो पाए, सबसे जरूरी चीज यही है, क्योंकि रूट्स तो लगी हुई है, बाद की फर्दर ग्रोथ तो होती रहेगी। सो ईच सेक्शन मस्ट बी एबल टू फॉर्म रूट। क्या दोनों सेक्शन रूट बनाते हैं, स्टॉक एंड स्कायोन? No, ma'am. नहीं। Ma'am. The grafted section must be able to form seed, जो तुमने ग्राफ करा है वो सीड बना सके। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं हमें जो उससे प्रोडक्ट चाहिए उतना मिल जाए वही काफी है। तो ये इसेंशियल तो नेसेसरी तो नहीं हुआ ना उसके सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। फिर भी आगे पॉइंट देखते हैं अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूजन भी है तो। देखो फ्यूजन ऑफ टू वेस्कुलर टिश्यू मस्ट अकर, इन दोनों के वेस्कुलर टिश्यू में फ्यूजन होनी चाहिए। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये इंपॉर्टेंट है। You, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो प्लांट मर जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्यूजन ऑफ टू कैम्बियल टिश्यू, कैम्बियल टिश्यू जाइलम फ्लोएम के, जाइलम के बीच में आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, ये एनाटॉमी में आप पढ़ते हो। जो सबसे मेजर चीज है ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल होने के लिए वो ये है, तो आंसर वुड बी सी। ये Yo, ma'am. You, ma'am. अ कोडोन इज सेड टू बी डीजेनरेट। अब मेरे को बताओ कोडोन वाला पार्ट कौन से पेज नंबर पे है? कोडोन बना हुआ है ऐसे, बच्चे बना, पानी नहीं ना, 112. 112, अभी भी 12। दो वर्ड है जिसमें सबको कंफ्यूजन रहती है ना, आज उसको एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। कोडोन है, कोडोन क्या होता है? एक होता है वो डीजेनरेट और दूसरा उसका फीचर होता है वो होता है अनएम्बिगुअस, ऐसा था ना? Yes, ma'am. You, ma'am. हाँ, शुरू याद है तुमने पूछा था? फजगी, हाँ शुरू अब नहीं आती बेटा आवाज। तो देखो डीजेनरेट का क्या मतलब है मुझे बताओ, कहीं पे पीएचई लिखा है? टेबल बनाना है वहां पे डब्बा, बता दो। You, ma'am. लिखा है। पीएचई किस कोडोन, कौन सा कोड कर रहा है इसे कोड, क्या कोडोन लिखा है सामने? UUC. यूयूसी, ये दो लिखे हैं। Yo, ma'am. You, ma'am. तो देख हुआ क्या, वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड है लेकिन वो कितने कोडोन कोड कर रहे हैं? मोर देन वन ना, दिख रहा है आपको? यूयू भी बना रहा है, यूयूसी भी बना रहा है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीजेनरेट। तो कोडोन डीजेनरेट होते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंट कोडोन्स एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। समझ आई? You, Yo, ma'am. ma'am. जैसे कि तुम सबके सब हम बोलेंगे अगर तुम सबके सब कोडोन हो तो तुम डीजेनरेट हो, मतलब तुम सबके सब एक ही पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज नीट। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। You, ma'am. Ma'am. अनएम्बिगुअस क्या होता है? अनएम्बिगुअस होता है कि मान लो यूयूयू कोड कर रहा है पीएचई के लिए इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये यूयूयू कोड करेगा पीएचई के लिए इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो। ठीक है, सो हर जगह पे ये एक एक तरीके के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है ना। देखो एक्सेप्शन है, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, पर अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को बनाता है इन मल्टीपल इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं अनएम्बिगुअस होना। समझ आया?
Yo-yo Yo-yo, ma'am. ma'am. Yo-yo ma'am. क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ कोडोन इज सेड Yo-yo ma'am. टू बी जी जनरेट बिकॉज, इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में, अब तो आना चाहिए चैट बॉक्स में, लिखो लिखो। गुड इवनिंग पल्लवी, राजकुमारी, वेरी गुड राजकुमारी, नियति गुड, नियति गुड, कशिश गुड, अंशिका करो करो, दीक्षित कम से कम 30 आंसर आएंगे तब बताऊंगी आगे। आर्यन, प्रीति, शालिनी, आकांक्षा, सामने लिखा है आंसर। राशि, हर्ष, दैट्स इट, मजाक कर रहे हो? शिल्पी, हरीश, मुस्कान, आंचल, रिया गुड, छवि गुड, शीतल, कृति, शीतल टाइम लगा समझने में, ज्योति, तो मैम वो नेटवर्क अर्शिश, इशू था ना तो अर्शिशा, वो लेट। अर्शिशा, अर्शिशा तुम न्यू ज्वाइन करा तुमने, यस मैम। कब आई हो? मैं सिर्फ लास्ट क्लास में आई थी और ये क्लास ज्वाइन की है। आज फर्स्ट डे है? मैम सेकंड। सेकेंड डे है? अच्छा, वेलकम टू द क्लास। तुम्हें तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा ना? आ रहा है? यस मैम। मैम थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि पहले का थोड़ा पड़ा हुआ है ना। अच्छा, तो पहले कहाँ पढ़ रही थी, खुद से पढ़ रही थी? यस मैम। ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लेना मुझसे, बायोटेक अब हमने स्टार्ट करी है ना, तो बायोटेक का पहला लेक्चर ले लेना, वो नहीं लगाया ना तुमने? मैम स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत लगाया था, उसके बाद नेटवर्क इशू हो गया था, फिर मेरी क्लास ही नहीं लगी। ओके बेटे, रिकॉर्डिंग ले लेना जो ना समझ आए, ओके? यस मैम। चलो बता दिया करो यार, तुम क्लास में आते हो तो पता कैसे चलेगा मुझे, वो तो मैंने देख लिया है नाम। चलो वेलकम टू द क्लास में कॉन्सेप्ट समझ आ गई, अच्छी बात है। पल्लवी शर्मा, नीता, बाकी उन्हें नहीं किया, बताओ हद हो गई। So a codon is said to be degenerate because the same amino acid can have many codon. एक ही अमीनो एसिड के कितने सारे कोडोन है ना, सो आंसर इज सी, राइट? गुड। Yo- सो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री की भी लगा ली तुमने क्लास, कल ही लगाई थी, कहाँ गई? मैम क्या बोल रहे हो आप? फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास लगाना स्टार्ट कर दिया? यस मैम। ठीक है, कुछ भी पूछना होगा ना तो बता देना मुझे, अभी संडे का टेस्ट है, दे लेना जितना तुम्हें आता है, ओके? यस मैम। अर्शिशा का क्या मतलब होता है? मैम अर्चिशा। अर्चिशा, यस मैम। शॉर्ट मैम फॉर्म? रे ऑफ सन। रे ऑफ सन, अरे यार यस तब मैम। बढ़िया नाम है, कोई शॉर्ट फॉर्म है? मैम शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है। घर पे क्या बुलाते हैं, या बुलाते ही नहीं, कहते हम नहीं बुला रहे? मैम बुलाते हैं मुझे ना, मतलब गौरी नाम से बुलाते हैं घर पर। गोरी? यस मैम। मैं भूल जाऊंगी क्योंकि अर्शिशा के साथ गोरी याद नहीं रहेगा, मैं तुम्हें अर्चू मैम बोल दूं चलेगा? अर्चिशा। अर्शिशा नहीं बोल पाऊंगी, मेरे से नहीं बोला जाएगा, अर्चू चलेगा? यस मैम। ठीक है, अर्चू पे मान गया, नहीं तो मैंने आर्ची बोलना था, चलो अर्चू पे मान गई, थैंक यू जी। तो ये सब जिसके भी प्यार से नाम रखे, प्यार से नहीं रखे, बोले नहीं जा रहे मुझसे, जैसे सूर्यू बोलते बोलते मैं थक जाती, तो शुरू से ही है। ठीक है, चलो जी, अर्चू भी अब हमारी क्लास में, एक हमारी क्लास में शुरू है, और चुहा मारने वाली शिल्पी तो हमारे साथ रहती ही है ना? बाकी जिसकी आवाज सुन के सारे कान शीतल हो जाते हैं वो शीतल है। बाकी हमारे पास राजकुमारी भी है, देखो। बेटा तेरी वजह से सुनने की दिक्कत हो गई है मुझे, मेरे कान में जो आते ही चीखते हैं गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आफ्टरनून तो हुई नहीं, अभी इवनिंग चल रही है। हाँ, आर्ग्यूमेंट करा लो उससे। चलो जी आइए, आर्ग्यूमेंट से याद है, सवाल पूछते हैं तुमसे। ओके, ये लिख लिया आप सभी ने? यो मैम। बहुत बढ़िया, कलर बताओ कौन सा पे? पिंक। बस बस हो गया, एक। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ, आजा इधर, हेलो। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का फंक्शन अच्छे से लिखना था, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, लेकिन तुमने लिखा तो होगा नहीं, नोट्स भेजूंगी उसको अपडेट कर लेना। देखो, प्रोजेस्टेरॉन इज रिमेंबर फ्रॉम प्रेगनेंसी हार्मोन, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है, ठीक है? तो प्रेगनेंसी में क्या क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी, सही है कि गलत? यो मैम। करता है भाई, उसकी एंडोमेट्रियम को थिकनिंग में मदद करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो में मदद करता है, यस मैम। डायरेक्टली नहीं कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो कर रहा है, एंडोमेट्रियम बनाएंगे तभी इम्प्लांटेशन हो पा रही है। मेंटेनेंस करता है प्रेगनेंसी की,
बिल्कुल करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाए तो एंडोमेट्रियम झड़ जाएगी और पीरियड्स हो जाएंगे, है ना, तो वो नहीं होनी चाहिए। स्टिमुलेट करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन को, कोई रिलेशनशिप है इसका इसके साथ? नो मैम। एडीएच कौन सीक्रेट करता था? Anterior pituitary. लेडिक सेल। Ma'am, anterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी, अच्छा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मैम कल ही तो बताया था आपने। हाँ वही तो कह रही हूँ, कल ही तो बताया, हद हो गई। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं भूलता। पर हाइपोथैलेमस बनाता है एडीएच, जिसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर करती है और रिलीज करती है। कहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी में चला गया यार? यार ऐसे नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ही नहीं रिवाइज करते। फिर मेरे को मत बोलना कि नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे तो हमें ढूंढनी थी क्या? हमें ढूंढना था सही वाली ना, तो ए बी सी आर करेक्ट, आंसर वुड बी डी। पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे नंबर नहीं आएगा, तो तुम्हारा करियर जाएगा, है ना। बाकी तुम्हारे पेरेंट्स से बात होगी तो मैं बोल दूंगी इनको तुम्हारे नाम कोई प्रॉपर्टी ना करे, तो तुम खुद ही ना पढ़ो, खुद ना करियर बनो, तुम्हारी दिक्कत है फिर। तो क्या है बताओ, कल बताया था मैंने, हद हो गई। अगर इतनी जल्दी भूल रहा है तो फिर तो सिर्फ रिवीजन की कमी होगी ना, और कोई रीजन नहीं हो सकता, राइट। नाउ एलील आर, एलील्स क्या होती है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये, आप जेनेटिक्स में सबसे पहले यही पढ़ते हो। एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलील, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है ये, ओके। सो आंसर वुड बी ए। इसमें कोई आर्गुमेंट थी नहीं, ये एनसीईआरटी की लाइन थी। ये पता है आपको, पढ़ा है? मैम। अब कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट। तो ये कैसे स्प्रेड होती है? अनप्रोटेक्टिव सेक्स से, बिल्कुल होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बिल्कुल होती है। ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर होती है, मैम। बिल्कुल होती है। इसलिए अगर फीमेल को एड्स है, वो पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे, तो वो ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो प्लेसेंटा से ट्रांसफर ना हो, पर हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेडिसिन टाइम से उसको मिलनी स्टार्ट हो जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एड्स पॉजिटिव मदर को बच्चा एड्स नेगेटिव हो, उसके बच्चे को एड्स ना हो अगर उसकी मेडिकेशन हो गई है। सो ऑल ऑफ दिस आंसर वुड बी डी। द हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन, कौन सी एनसीईआरटी में कहां पर लाइन लिखी है? ये हिस्टोन डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, मिली? 99। 99 या 83 पे आपको मिलेगा, ठीक है। वहां लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो एसिड में रिच होते हैं? लाइसिन एंड अर्जिनिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन, राइट। सो आंसर वुड बी बी। ये बहुत बार आ चुका है नीट में, ये फिर आया, और मैंने तब भी बोला था कि इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको अंडरलाइन कर लो अगर नहीं कर रखा तो। अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट डाइप्लॉइड। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चैप्टर खोलो, ये वाला पार्ट देखो। स्पर्मेटोगोनिया और उगोनिया, ये स्टार्टिंग वाले सेल है। तो स्टार्टिंग वाले जो सेल्स होते थे वो हमेशा डाइप्लॉइड होते हैं, 2n। उनके अंदर मियोसिस होती है, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तब हैप्लॉइड सेल्स आते हैं, राइट। तो इस पिक्चर से ही हमें पता चल रहा था हैप्लॉइड सेल कौन से हैं। देखो स्पर्मेटोगोनिया एंड उगोनिया तो 2n है, तो ये तो हैप्लॉइड नहीं है। जाइगोट तो 2n होता है, n और n का फ्यूजन ही तो होता है एग और स्पर्म का। तो सेकेंडरी oocyte इज द वन व्हिच इज n। सो आंसर वुड बी सी। ये देखो सेकेंडरी oocyte जो है हमारे पास, सॉरी oocyte लिखा है, स्पर्मेटोसाइट लिखा है, सेकेंडरी oocyte लिखा है। तो सेकेंडरी oocyte कहाँ है? ये रहा। किसके बाद बना है सेकेंडरी oocyte? मियोसिस के बाद बना है ना, मियोसिस 1 के बाद। तो यहाँ 2n है। तो इस पिक्चर से ये क्वेश्चन हो रहा था, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड था, ये भी आना चाहिए था। The trophoblast is not involved in the formation of, देखो मैंने बताया था ना तुमको कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? आउटर लेयर होती है सेल्स की जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर एक सेल्स का गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। जो पूरा बेबी बनता है वो इनर सेल मास से बनता है, ठीक है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनता। तो बेबी ऑफ ए डेवलपिंग, सॉरी बॉडी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी फॉर्म फ्रॉम आईसीएम, वो ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनेगा ना, समझ आया? So trophoblast is not involved in the formation of body of the developing embryo. ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहां पर पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा में पढ़ा था हमने। तो अगर वो प्रोसेस करोगे तो याद आएगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा आपके नोट्स में, ठीक है। नाउ जिसने नहीं पढ़ा वो बता देना, लेक्चर भेज दूंगी। The functional unit of gene that specifies synthesis of one polypeptide, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेगी,
तो उसको हम क्या बुलाते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। ये इस लाइन का आंसर क्या है? कोडोन। सिस्टम। कोडोन। बेटा जब उसने बोला ना वन पॉलीपेप्टाइड, कोडोन और सिस्टोन में कंफ्यूज हुए ना, कोई बात नहीं। जब उसने बोला ना वन पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब मेनी, दैट मींस ये कंप्लीट प्रोटीन चेन बोल रहा है। वन पॉलीपेप्टाइड का मतलब है वन प्रोटीन चेन। वन प्रोटीन चेन कोडोन एक अकेला थोड़ी बनाता है। वन प्रोटीन चेन के लिए जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, उसको कहते हैं सिस्टोन। सिस्टोन वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्ट होकर ट्रांसक्राइब आगे कर पाएगा, सॉरी, सिस्टोन वो पार्ट है जो आगे जाके ट्रांसलेशन कर सकता है। तो जीन के जिस पार्ट में ट्रांसलेशन होती है उसे हम सिस्टोन बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक के केस में आपको याद है वर्ड क्या था? यूकैरियोटिक के केस में आपके पास होता है मोनोसिस्टोन, एक जीन एक ही पॉलीप्रोटीन बनाता है। और प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है? पॉलीसिस्टोन। पॉलीसिस्टोन। तो ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए जीन इज ए सिस्टोन। समझ आया? यो मैम। इसका मतलब है कि जीन में से वो कौन सा पार्ट है जो आगे ट्रांसलेशन कर पाएगा। तो जीन का कौन सा पार्ट कर पाता है? सिर्फ एक्सॉन या इंट्रॉन? एक्सॉन्स। इंट्रॉन किसने बोला पीछे? एक्सॉन कर पाता है। एक्सॉन ही बोला है। एक्सॉन कर पाता है, ठीक है। सो ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन थी, आंसर वुड बी बी। नाउ एक्सॉन और सिस्टोन में डिफरेंस क्या होता है? बेटा एक्सॉन तो एक ही मैंने नाम बोल दिया ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद तुझे दिख जाएंगे। एक्सॉन बस सीक्वेंसेस होती है डिफरेंट डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट कोडोन से बनी होती है, ठीक है। तो एक्सॉन एक बड़ा टर्म हो गया। एक्सॉन के अंदर जो सीक्वेंसेस होती है वो 3 के पेयर में होती है, इन 3 के पेयर को मैं कोडोन बोलूंगी, वो उससे छोटा टर्म हो गया। और इस पूरे फ्रेगमेंट ऑफ एक्सॉन को जो आगे चल के एक पूरी प्रोटीन बनाएगा, इसको मैं बोल दूंगी सिस्टोन। आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो बनेगा ना। हाँ, यस यस, क्लियर? ये मैम। ठीक है, तो कोडोन छोटा टर्म है, यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस की बात होगी यहाँ पे। एक्सॉन है वो कोडोन से मिल मिल के जो फ्रेगमेंट बने हैं, और सारे एक्सॉन एक साथ मैं सिस्टोन कहलाऊंगी, जिससे एक प्रोटीन बने। ओके, ये मैम। क्वेश्चन अच्छा था उसका, कंफ्यूजिंग थी ये बात। और देखो, इफ एन अडल्ट ह्यूमन फीमेल टुक ए ड्रग दैट इनहिबिट मतलब रोकना, द रिलीज ऑफ एलएच। तो एक फीमेल ने ड्रग खाया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रेशन उसकी बॉडी में रुक गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर? तो कौन सा प्रोसेस शरीर में नहीं होगा, आपको ढूंढना है कौन सा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी ओवरऑल? नो मैम। क्योंकि सिर्फ एलएच नहीं इन्वॉल्व होता, बाकी हार्मोन तो चल रहे हैं ना, तो नहीं रुकेगी। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल, ये रुक जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? बिकॉज एलएच सर्ज जब होता है, जब एलएच का लेवल हाई होता है तभी ओव्यूलेशन होती है। एनसीईआरटी की पिक्चर है ना, ये कौन से पेज नंबर पे? ये मैम। 50। 50। वहां पे एलएच सर्ज जहां लिखा है ना, एलएच सर्ज, उसको अंडरलाइन कर लो। तो अगर एलएच नहीं बनेगा फीमेल में तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ये बेसिकली ओव्यूलेशन के लिए लाइन दी। सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच तो अपना सीक्रेट होता रहेगा, उसको एलएच से क्या लेना देना है, तो ये तो होगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द फॉलिकल सेल, वो भी सीक्रेट होंगे। जो प्रोसेस नहीं होगा दैट इज ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब एलएच और एफएसएच वैसे सीक्रेट कहां से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा ये सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो एलएच बेशक सीक्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन एफएसएच तो हो रहा है ना, उसको क्या लेना देना है, क्लियर है? ये Moving on. Amoeba and yeast reproduce asexually by fission and budding. तो अमीबा फिजन से होता है, यीस्ट हमारा बर्डिंग से होता है। बिकॉज दे आर, अब ये इतना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना सिंपल प्रोसेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, कॉम्प्लेक्सिटी उनकी कम होती है, इसलिए ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक नहीं बोलोगे, कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हो सकता है लेकिन वियर्ड भी तो हो सकता है ना। तुमने कौन से सारे पढ़े हैं, राइट? देयर आर एनिमल्स इन एनिमल किंगडम जो माइक्रोस्कोपिक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स, और बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर है, उनमें ऐसे प्रोसेस नहीं होता। तो अमीबा और यीस्ट में इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। समझ आया? मैम। If a cross is made between
चलो क्रॉस देख लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल डी, स्मॉल टी, और स्मॉल ए, स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस हुआ जिसमें ए इज रेड इज डोमिनेंट, सॉरी, तो ए रिप्रेजेंट रेड विच इज अ डोमिनेंट फीचर एंड टी रिप्रेजेंट्स टॉल विच इज अ डोमिनेंट फीचर। हमेशा जब भी क्रॉस पढ़ो तो साथ में बना लिया करो। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड टॉल, तो परसेंटेज क्या होगी रेड टॉल, मतलब ए और टी दोनों चीज आनी चाहिए, इसकी परसेंटेज हमें ढूंढनी है। ठीक है, हम कर लिया रहे कर लिया था, 50 आया था, कराया था आपने। करा दिया था, ठीक बाकी क्वेश्चन करा दिए। लास्ट से आपने कराया नहीं था। ये वाली होगी, ये वाली होगी, हम सारे हो सारे गए हो गए थे मैम। अच्छा, अच्छा बस अच्छा ठीक है, कुछ नीचे से ऊपर करे तो फिर आगे करे थे, है ना। ये मैम। मुझे लगा, मुझे भले खा लगा है कि मैंने करा दिया। मैं देख रही थी, मैं कह यार मेरे को लग रहा है कि मैंने ये क्रॉस बनवाया है बच्चों को वन बाय वन, तो मेरे को लगा शायद मेरे को भले खा लगा है। चलो ठीक है, करा दिया तो। ओके भाई, किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। नो मैम। तुम्हारा टाइम बचा तो मैं तुमको वो लिखवा दूं, फ्राइडे का कैसे पढ़ेंगे हम। ये मैम। सो तो फ्राइडे को, अब जो कमिंग फ्राइडे आपका क्या डेट है उस दिन? चलो 11th की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस वाले पार्ट से? 25 है। अच्छा, तो किस वाले पार्ट से हम रिवीजन स्टार्ट करें? फोटोसिंथेसिस बोला था ना आपने। मैं पूछ रही हूँ तुमसे, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन से करते हैं चलो, क्योंकि बॉटनी अभी सेल वहां भी चलेगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में वैसे बात तो सही है, सेल आता है पहले ना। मैम सेल स्टार्ट करते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर वो जल्दी हो जाएगी ना, तो उसके बाद ह्यूमन करने में आसानी रहेगी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मोर्फोलॉजी एनाटॉमी का पार्ट आ जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, एंड जूलॉजी का पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम अच्छा बचेगा। फिजियोलॉजी करता है वो, वैसे भी अभी +2 से भी थोड़ी जरूरत हो जाएगी। हाँ, तो हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट, तो हम सेल से स्टार्ट करें। ये मैम। ठीक है, रेज योर हैंड जो कह रहे हैं सेल से स्टार्ट करें। वोटिंग करा लेते हैं, इतनी क्या पता है, करो वोट करो। जो कह रहे हैं सेल से स्टार्ट करें, सेल को वोट किया अपने 16, और जो कह रहे हैं सीधा ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करो, वो रेज योर हैंड। हाँ भाई, सेल जीत गया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के पार्ट से। ठीक है, सेल का हम सबसे पहले फर्स्ट वाला चैप्टर करेंगे, ऑर्गेनेल वाला है ना। ये मैम। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको। अपने पास कितने दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 5। संडे को मैं किसी को होमवर्क देती नहीं। ओके, फ्राइडे को तो हमने सीधे साथ में क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हारे पास 4 दिन है इसको डिवाइड करने के, है ना, यही है ना। यस मैम। ये मैम। तो मंडे को आप लोग क्या पार्ट, मंडे तक आप क्या पार्ट कंप्लीट करोगे? दैट वुड बी, जो आप एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन लगा लेना तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं तो एटलीस्ट थ्योरी को बार बार रिवाइज करके आना। तो आप जो करके आओगे दैट वुड बी सेल थ्योरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डीप है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कर लोगे वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ आप करके आना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, यो मैम। ये मैम। ज्यादा तो नहीं हो गया? नो मैम। नो मैम। अगर कुछ रहेगा तो तुम्हारे पास अभी भी 2 दिन होंगे ना, कैरी कर लेना, हम किसी एक दिन में थोड़ा वर्कलोड कम कर लेते हैं। ट्यूसडे को हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्यूसडे को आप लोग सेल ऑर्गेनाइज करके आना। हाँ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम 4 उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कर लेना। उसके अलावा आपके पास बचेगा क्या कहते हैं, राइबोसोम्स बचेंगे आपके पास, और राइबोसोम के बाद आपके पास बचेगा न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस करोगे तो उसी के साथ क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे। क्रोमोसोम का एनसीईआरटी पिक्चर है, करके आना, वो अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है,
वेंसडे को रखते हैं वो चीज जो बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, अजीब सी है भी है देखा जाए तो। साइटोस्केलेटन, ठीक है, इस दिन आप साइटोस्केलेटन का पार्ट रखो, साइटोस्केलेटन को कवर करने की कोशिश करना, ओके। और जो भी तुम्हारा पीछे का पेंडिंग रह गया है ना उसको कवर कर लेना, ठीक है। अगर कुछ पीछे का छूट गया कर लेना, अगर नहीं रहता तो बहुत बढ़िया बात है, तुम उसको रिवाइज कर लेना। तो जो तुमने पीछे पढ़ा है पेंडिंग पार्ट करना, नहीं तो उसको रिवाइज करना, ओके क्लियर। यो मैम। एंड आई थिंक हमने सारा टॉपिक इसमें कवर हो गया, करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। जब भी ऑर्गेनाइज करेगा राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट तो आ ही जाएगा, सेल वॉल ही तो रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे डाल लिया अगर तो को स्पेशली करना तो चल एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है वो कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। यो मैम। ठीक है, अब थर्सडे आया, थर्सडे को क्या करना है आपने, सिर्फ रिवीजन करनी है, जितना पढ़ा था उसको वहीं से पढ़ना है। ऐसा नहीं है मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन रिवीजन के दिन मैं कुछ और पढ़ रही हूँ, ऐसा मत करना। मैं बता रही हूँ ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। जिसको रिवाइज करा उसी से बार बार रिवाइज करना, वो तुम्हारे नोट्स हो या तुम्हारे जो भी तुम्हारे पास मटेरियल जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है जी। तो आप ये करके आना, फिर हम लोग फ्राइडे को मिलकर क्वेश्चन लगाएंगे। ट्राई कि आप थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन लगा लो जितने आपसे होते हैं, फिर फ्राइडे को हम लोग बैठ के सेल वाले पार्ट को जितना हो सके इतना कवर करेंगे, ओके। तो ये हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक का फॉर द 11th प्रिपरेशन। कभी क्लास में 11 डिस्कस नहीं होगी, सिर्फ फ्राइडे को डिस्कस होगी, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन अगर पढ़ते हुए किसी को डाउट आ रहा है टॉपिक में तो आप मुझे क्या भेज सकते हो, सेंड मी द वॉइस मैसेज, क्योंकि वॉइस मैसेज में आपको क्वेश्चन सही से समझ आता है ना, ये आपको प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन भेजना मुझे और वॉइस मैसेज में प्रॉब्लम बता देना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको उसी में रिवर्ट कर दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने टाइम टेबल में लगा लो, ये फिक्स है तुम्हारा। और मैं सजेस्ट करूंगी सुबह उठ के पढ़ो, अच्छी बात है, सुबह उठ के चीजें याद रह जाती है, ओके। हर रोज ज्यादा टाइम नहीं देना इसको, बहुत है 30 मिनट 45 सुबह मिनट। कितने बजे? बेटा जितना बजे तेरी नींद खुलती है, अगर अपना टाइम टेबल होगा ना, सबका अलग है, ठीक है, डन। यो मैम। चलो बेटा, चलो ओके ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पेपर दे सकते हो कोई? हाँ, अरे यार रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज सब बच्चे, जो तुम्हारा स्कूल में पेपर हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, प्लीज वो क्वेश्चन पेपर भेज दो, दूसरे बच्चों को भी चाहिए।